कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नील ने सबसे पहले सारे मेहमानों को वहाँ से डाइनिंग एरिया में भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी के सामने कोई तमाशा बने। अब वहाँ पर सिर्फ घर के लोग मौजूद थे और सबकी नज़र वीर, नील और दृष्टि पर ही थी। नील तान्या और वीर दोनों को घूरे जा रहा था। तुम दोनों अपनी जिस हार पर इतना बौखला रहे हो, ये तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन तुमने ये खेल रचा था। नील ने वीर और तान्या को देखते हुए ही कहा। नील मल्होत्रा यूं ही नहीं बन गया। ना जाने तुम जैसे कितने मेरी राहों में आए, लेकिन उन सबको हराकर आज मैं उस जगह पर खड़ा हूँ कि अब अगर हारा तो मुझे हराने वाला सिर्फ वो खुदा होगा। तुम मुझे दर्द देना चाहते थे, अगर मुझे ही देते तो शायद मैं उस दर्द को सहन कर जाता और तुम पर ध्यान भी नहीं देता। लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को दर्द देना चाहा और मेरे होते हुए उसे कुछ हो जाए तो या तो मैं जीना ही छोड़ दूँ या फिर उस दर्द देने वाले से उसकी सांसों का रिश्ता तोड़ दूँ। तुम आए, मुझसे टकराए और सोच कर बैठे हो मुझे पता ही नहीं चला। तो तुम्हें बता दूं कि शायद तुम भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा वो ब्लैक कॉफ़ी की जलन जो तुम दृष्टि को देना चाहते थे। नील ने गुस्से से जलती नज़र वीर पर डाली तो उसकी आंखों के आगे वो पल घूम गए जब वो नील और दृष्टि से टकराया था और उसने जानबूझकर नील के हाथ पर गर्म कॉफ़ी गिरा दी थी। उस दिन तुमने अपनी पहली चाल चली, दृष्टि की कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाकर, जिससे वो खुद के हार्मोन्स पर कंट्रोल ना कर पाए। उस दिन मैं नाकामयाब रहा, जो अपनी मोहब्बत के प्रति इतना लापरवाह हो गया कि उसे वो ड्रिंक पीने से बचा नहीं सका। लेकिन मैं एक ही गलती बार बार नहीं करता। तुमने किसी को मेरे घर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेजा और मैं उसे पहचान ना पाऊँ, ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नील मल्होत्रा बेशक अपनी आंखें बंद भी कर ले, बंद आंखों से भी वो लोगों के चेहरे पढ़ सकता है। तुमने वंदना को अपना मोहरा बनाकर भेजा और सोचा कि तुम मेरी बीवी को गलत दवाइयाँ दोगे ताकि वो अपना मेंटली बैलेंस खो दे और ऐसी हरकतें शुरू कर दे जिससे मुझे वो पागल नजर आए। अरे अब क्या बताऊं कि उसके पागलपन पर ही तो मरता हूँ मैं। तुम्हारी दी वो दवाइयों की पहली डोज ही तुम्हारे सारे भेद खोल चुकी थी। कहते हुए नील की आंखों के आगे वो रात आई जब पहली बार उसे पता चला था कि दृष्टि को गलत दवाइयों के साथ ड्रग्स भी दिए जा रहे हैं। फ्लैशबैक। नील ने जब वंदना को दृष्टि को दवाई देते देखा था, उसे वंदना की हड़बड़ाहट और माथे पर पसीना देखकर ही उसे शक हो रहा था, लेकिन उस वक्त उसने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रात को दृष्टि की तबीयत खराब होने लगी तब वो अपने शक को यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उस दिन उसने उस दृष्टि को देखा था जो कभी उसकी दृष्टि हो ही नहीं सकती थी। उस दिन उसकी दृष्टि ने उसे खुद से दूर जाने को कहा था, जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और उस पर से उसकी बिगड़ती तबीयत, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने सोच लिया था कि अब वो इन सब के कारण का पता लगा कर रहेगा। जब वो दृष्टि को उसके कहने पर वॉशरूम में छोड़कर आया था, काफ़ी वक्त इंतज़ार करने के बाद वो वापस बाथरूम में आया तो दृष्टि बेहोश हो चुकी थी। उसने दृष्टि को बेड पर लिटाया। दृष्टि कांप रही थी। उसने पहले उसके कपड़े चेंज किए और फिर कंबल उड़ाकर उसके हाथ पैर मसलने लगा। जब उसकी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ा तो उसने एक लेडीज़ डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें जल्द ही आने के लिए कहा। दृष्टि का कांपना अभी भी जारी था। नील ने एक ब्लैंकेट उस पर और उड़ा दिया और उसके हाथ पैर रगड़ने लगा। थोड़ी ही देर में एक लेडीज़ डॉक्टर उनके रूम के बाहर थी। उनके साथ नील का मैनेजर भी था। नील ने अपने मैनेजर से पूछा कि यहाँ आते हुए उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, तो उसके मैनेजर ने बताया कि गार्ड्स थे बाहर, लेकिन उसने उन्हें बता दिया कि आपने ही यहाँ पर बुलाया है, तो उन्होंने अंदर आने दिया और बाकी तो किसी को भी नहीं पता चला। तुम यहीं रहो और बाहर का ध्यान रखना। कोई भी आए तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना, कहकर नील उस डॉक्टर के साथ अंदर रूम में चला गया। डॉक्टर ने अंदर आकर दृष्टि को अच्छे से चेक किया। उसे बुखार तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कांप रही थी। उसके शरीर पर हल्के हल्के रैशेस थे, जिसे देखकर डॉक्टर के चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए। उसने अपने बैग में से एक खाली इंजेक्शन निकाला और उसमें दृष्टि के ब्लड सैंपल लेने लगे।
देखिए मिस्टर नील, जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह की इनकी हालत है उससे तो यही लग रहा है कि शायद इन्होंने किसी तरह का खतरनाक ड्रग लिया है, या फिर ये कहूँ कि इन्हें वो ड्रग दिया गया है। डॉक्टर ने अपना काम खत्म करने के बाद नील को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नील के एकदम होश उड़ गए। ड्रग्स के बारे में सुनकर उसे एक बड़ा झटका लगा, लेकिन उसे ये समझते देर नहीं लगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन कोई क्यों दृष्टि के साथ ऐसा करेगा? वो वंदना के मुंह से सच आसानी से निकलवा सकता था, लेकिन उसे इन सब के पीछे छिपे शख्स को पकड़ना था। वंदना तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था, और नील को उसका ही पता लगाना था। उसने जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना था जिसका असर दृष्टि पर हो। उसे इस खेल से पर्दा उठाने के साथ ही दृष्टि को भी संभालना था। सबसे पहले उसे नॉर्मल कर उसे इन सब के बारे में सतर्क करना था। फ्लैशबैक खत्म। अगले ही दिन तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने था। तुम और तुम्हारा ये गंदा खेल कांच की तरह मेरे सामने बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे खेल पर पर्दा डाले रखा। तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मोहरे ढूंढ रहे थे, तब तुम्हें मिली तान्या। उसका इस्तेमाल भी तुमने बाकमाल किया, उसके और मेरे बीच गलत संबंध दिखाकर, हम दोनों को करीब दिखाकर दृष्टि को मुझसे दूर करने की कोशिश की। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि इतना विश्वास तो मुझे खुद पर नहीं है जितनी मेरी मोहब्बत को मुझ पर है। अरे जान से मार देगी वो मुझे, लेकिन किसी और का होने नहीं देगी। और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई आए उससे पहले मैं ही ये ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। तुम मुझे और दृष्टि को दूर रखने की कोशिश करते रहे। हम सारा सारा दिन एक दूसरे से दूर रहते, रातें भी हमारी अलग अलग बीत जाती, लेकिन तुम ये भूल गए कि सिर्फ जिस्मों का करीब आना ही मोहब्बत की सच्चाई नहीं होती। हम एक दूसरे से दूर बेशक थे, लेकिन अलग कभी नहीं थे। रूह बसती है हमारी एक दूसरे में। तुमने हमें तो दूर कर दिया, लेकिन उन रूहों को अलग कैसे करते? नील ने दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा। कई बार मन किया कि तुम्हें अपने सामने लाकर ये सारा खेल खत्म कर दूं। तुम्हारी वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू होते थे, लेकिन रोते हुए भी मुझे वो हिम्मत देती थी, क्योंकि अपनी मोहब्बत की हार उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसे तड़पते देख दिल करता था आग लगा दूं उसे, जिसकी वजह से वो उस तड़प से गुजर रही है। लेकिन हर बार मेरी हिम्मत बांधती और मुझे सिखाती कि दर्द तो सच्ची मोहब्बत का दस्तूर है। कहते वक्त नील की आंखें अंगारे बरसा रही थी और उसकी नज़र से जल रहा था वीर। मेरी जैसी बॉडी बनाकर, मेरे जैसे कपड़े पहनाकर तुम तान्या के करीब इस तरह आते थे कि देखने वाले को लगे कि उसके करीब मैं हूँ। लेकिन जिसकी नज़रों में तुम गलतफहमी लाना चाहते थे, वो नज़रें मेरी जान की थी। मुझे मेरी सांसों से पहचान ले वो, और तुम उसके विश्वास को परखना चाहते थे। नील ने उसकी तरफ व्यंग्यात्मक तरीके से देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों की हार की बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। नील वीर की तरफ बढ़ा और बोला, जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, मेरे मन में भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं तान्या से कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हुए वो तान्या की तरफ बढ़ा और बोला, ये इंसान तो मुझसे दुश्मनी के दावे करता है, इसलिए इसने जो भी किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम तो अपने आप को मेरा दोस्त कहती थी, तुम्हारे लिए तो हमारी दोस्ती बहुत मायने रखती थी ना। तो तुमने ये सब क्यों किया? क्यों मुझे और दृष्टि को अलग करने के लिए इतने खेल खेले? तुम्हें साफ लफ्ज़ों में समझा चुका था कि मेरी ज़िंदगी में दृष्टि के अलावा कोई नहीं आ सकता। मोहब्बत की हद से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मर सकता हूँ, लेकिन उसके बिना जी नहीं सकता। मेरी जान है वो, ये जानते हुए भी तुमने उससे मुझसे दूर करने की कोशिश की। क्यों किया ये सब? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हें मेरा नाम, मेरी दौलत चाहिए थी, है ना? कहकर नील ने उसे तंज भरी नज़रों से देखा। उसकी बात सुनकर तान्या सुन्न पड़ गई थी। मेरी दौलत ही चाहिए थी तो मुझसे वैसे ही मांग लेती। मेरी मोहब्बत मेरे साथ है तो मैं दुनिया भर की दौलत फिर से कमा लेता, और ना भी कमा पाता तो भी खुश रहता, क्योंकि इतना तो मेहनत से कमा ही लेता कि अपनी मोहब्बत का पेट भर सकूं। एक बार कहकर तो देखती, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? नील ने अपनी बातें जारी रखी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और का होते हुए, तान्या ने चीखते हुए कहा।
जो पहले ही किसी और का हो चुका हो, वो और किसी का क्या होगा। खैर, तुम नहीं भी मानोगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तुम्हें बता दूं कि जो इतना सब कुछ जान सकता है उसके लिए ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि कौन उसे चाहता है और कौन उसकी प्रॉपर्टी को। उसने तान्या को तेज नज़रों से देखते हुए कहा, किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार कोई ट्रॉफी नहीं जिसके लिए दो लोगों में कंपटीशन हो, जो किसी की हार जीत से निश्चित हो। ये तो सिर्फ एहसास है, खुदा के दिए वो पाक एहसास जो ना ही किसी से छीने जा सकते हैं और ना ही किसी पर थोपे जा सकते हैं। चाहे लाख कोशिश कर लो तुम, फिर भी मेरी ज़िंदगी में दृष्टि की जगह नहीं ले सकती। खुद मैं दूं तो भी नहीं, और तुम छीनने की कोशिश करो तो भी नहीं। कोरे पन्नों पर शब्दों का ताना बाना बुन देने से जो एहसास हम दोनों ने जिए थे, तुम उन्हें झुठला नहीं सकती। नील ने उसे देखते हुए कहा। उसे गुस्से से ज़्यादा उस पर तरस आ रहा था। तुम कुछ भी कहो, जितनी मर्जी फिलॉसफी झाड़ लो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी जगह बनाना तान्या सिसोदिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, हारना नहीं। तुम्हें एक दिन मेरा होना ही पड़ेगा। उसने उसके गिरेबान को खींचते हुए चीख कर कहा। इस वक्त दृष्टि का मन कर रहा था कि तान्या को खींचकर दो चार झापड़ और लगा दे, लेकिन जिसे इतने थप्पड़ लगाने से भी अक्ल नहीं आई, इतना समझाने से भी कुछ समझ नहीं आया, उसे दो चार थप्पड़ से और क्या ही फर्क पड़ता। वो बस नील को उससे अपना गिरेबान छुड़वाते देखती रही। नील उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वो उसका गिरेबान छोड़ ही नहीं रही थी। आखिर में नील ने खींचते हुए को बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पहली बीवी दृष्टि है और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पर है, जो बिल्कुल नहीं बदलेगी। मेरा घर तक भी मेरी बीवी दृष्टि के नाम पर है, और इन सब के अलावा मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक किराए के मकान में रहना होगा, और हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर नए सिरे से करेंगे। बोलो, क्या मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? क्या आप करोगी तुम मेरे साथ शादी? दृष्टि नील की बात सुनकर हैरान हो रही थी। उसकी बात सुनकर तान्या ने उसका गिरेबान एक झटके में छोड़ दिया और उससे थोड़ी दूर हो गई। देखो, तुमने मेरे पास कुछ नहीं है, ये सोचकर ही तुमने एक झटके में मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे का उड़ा रंग ही बता रहा है कि तुम इस शर्त के साथ मुझसे शादी करना तो दूर, मेरे साथ दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करोगी। तुम्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ उस शोहरत से मतलब था जो मुझसे शादी करने पर तुम्हें हासिल होती। अगर कुछ पाने की तुम्हारी जिद थी तो वो सिर्फ और सिर्फ नील मल्होत्रा का नाम पाने की जिद थी। अपने नाम के पीछे उसका सरनेम लगाने की जिद थी। कहते हुए नील तान्या को देखकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर तान्या ने अपना चेहरा झुका लिया और नील वीर की तरफ बढ़ गया। तुम मेरे दुश्मन बनकर आए और अपनी दुश्मनी निभाने लगे। मान लिया तुमने मेरी ही बीबी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, मान लिया। उसकी दवाइयाँ बदली, उसे पागल बनाने की कोशिश की, मान लिया। किसी को हमारे घर भेजकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, मान लिया। तान्या को भी अपने इस गंदे खेल में शामिल किया, वो भी मान लिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम नाकामयाब रहे। जानते हो क्यों? उसने वीर की तरफ देखकर पूछा। वीर ने उसे प्रश्न सूचक नज़रों से देखा। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं, मेरी मोहब्बत से थी, और मोहब्बत कभी हारती नहीं। नील ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट वीर को तेजाब की तरह लग रही थी। उसे अपना तन बदन उसकी मुस्कुराहट से जलता हुआ महसूस हो रहा था। नील ने उसे देखते हुए अपनी बात कहना जारी रखा। तुम्हारी हार और मेरी जीत से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत कल भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन एक बात ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे इतनी नफ़रत क्यों? उसने वीर को देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर वीर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ नफ़रत नहीं, बेइंतहा नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। इतनी नफ़रत कि शायद मेरी नफ़रत झेलने के लिए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। अगर मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ ये सोच कर ही कि तुम्हें ख़त्म करना मेरा मकसद है, और मुझे एक दिन मेरा मकसद पूरा करना ही है। उसने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब घर वाले, खासकर दृष्टि और नील, हैरान रह गए। नील को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है जो कोई उससे इतनी हद तक नफरत करता है।
जानता हूँ यही सोच रहे हो ना तुम कि आखिर इस नफ़रत का कारण क्या है, क्यों मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारी वजह से मुझे सारी ज़िंदगी अनाथों की तरह जीनी पड़ी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे दूर चला गया। तुम्हारी वजह से मुझे दर दर भटकना पड़ा, बेचारा बेसहारों की ज़िंदगी जीनी पड़ी। उसने बेहद नफ़रत से नील को देखते हुए कहा। नील उसकी बात सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। वो शख्स उस पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहा था जो नील किसी के साथ करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। उसकी बात सुनकर दृष्टि नील के पास आकर खड़ी हो गई और वीर की तरफ घूरते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए तो अब ये बेहुदा बकवास करनी शुरू कर दी तुमने। सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। तुम्हारे ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। सच्चाई यही रहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी खराब हो गई। पहले भी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और जब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ वो भी तुमने ही मुझसे छीना। अब उसने दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा। दृष्टि पर उसकी नज़रें नील से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, हम दोनों की दुश्मनी के बीच तुम्हें दृष्टि को लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुमने जो भी इल्ज़ाम मुझ पर लगाए मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कब किया। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। ठीक है, मान लिया मुझे नहीं जानते, केशव मल्होत्रा को तो जानते ही होगे। उसने नील को घूरते हुए कहा। तो नील को यूं लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो एकदम हैरान परेशान होकर वीर को ही देखता रहा। किसी के मुंह से अपने बाबा का नाम सुनकर नील चौंक गया, क्योंकि उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था कि नील का अतीत क्या है और किससे जुड़ा है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम चाह कर भी इस नाम को भुला नहीं सकते। बस उसी तरह मैं भी नहीं भुला सकता कि तुम्हारी वजह से मेरा बाप हमें छोड़कर चला गया। मुझे और मेरी माँ को छोड़कर उसने तुम्हें अपनाया, तुम्हें पाला पोसा और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। नील को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स उसके बाबा का बेटा है, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था उसके बाबा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके लिए वीर पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। चुप, अगर एक लफ्ज़ भी मेरे बाबा के खिलाफ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने एक और बार भी मेरे बाबा को बुरा भला कहा तो मैं तुम्हें यहीं ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। नील ने उसको गिरेबान से पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। बाकी सब उसके मुंह से वीर के पापा के लिए बाबा शब्द सुनकर हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उनको बुरा कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बुरा किया मेरे साथ। जब मैं 4 साल का था तो उनकी दारू की लत से परेशान होकर मेरी माँ मुझे लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन 6 महीने बाद ही मेरी माँ मुझे वहीं छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। जब 7 साल का हुआ तो पता चला कि मेरा बाप 1 साल पहले ही उस शहर से जा चुका था जहाँ पर हम रहते थे। मैंने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका पता नहीं लगा पा रहा था। 2 साल बाद पता चला कि वो दिल्ली के पास ही एक शहर में एक बच्चे के साथ रहते हैं और वो बच्चा कोई और नहीं तुम थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी अपनी औलाद, उनका अपना खून हूँ और माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं उनके आगे रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। उन्होंने जब मुझे अपनाने से इनकार किया तब यूँ लगा कि जैसे मेरे माँ बाप होते हुए भी मर चुके हों। माँ और बाप दोनों के होते हुए मैं अनाथ हो चुका था, लेकिन वो मरे सिर्फ मेरे लिए थे। तुम्हारे लिए तो वो जिंदा थे। माँ और बाप दोनों के रूप में जिंदा थे। मैं उनसे पूछता रहा कि तुम कौन हो, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि तुम किसके पाप की निशानी हो। तुम्हें वो अपने जिगर से लगा कर रखते थे, जबकि मुझे हमेशा ही ठोकरें नसीब हुई उनसे। मैं हमेशा उनके आसपास रहने की कोशिश करता। सिर्फ 10 साल का था, फिर भी अपना खर्चा चलाने के लिए नौकरी करना शुरू किया मैंने। अपनी तनख्वाह ले जाकर उन्हें देता, लेकिन वो मुझसे वो पैसे लेना तो दूर मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से था। उनका बेटा मैं था, लेकिन उन्होंने अपना नाम तुम्हें दिया, अपनी पहचान तुम्हें दी। इसलिए नफरत करता हूँ मैं तुमसे। सिर्फ नफरत नहीं, बेहद नफरत। वीर चीखते हुए बोला। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब दर्द था। गुस्से से चेहरे की नसें भी तन चुकी थी। वो अपनी जल्दी नज़रों से नील को ही घूर रहा था।
उसकी बातें सुन नील को हल्का हल्का याद आ रहा था जब वो अपने बाबा के साथ रहता था तो तकरीबन 13-14 साल का एक लड़का उनके घर आया था जिसने इतनी छोटी उम्र में भी शराब पी रखी थी। उस वक्त नील सिर्फ 7 साल का था। वो लड़का बाबा से कुछ मांग रहा था शायद, लेकिन उसके बाबा ने उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया था। वो लड़का भी उसके बाबा को पापा कह रहा था। वो सिर्फ पहली और आखिरी बार था जब नील ने उसे देखा था। उसके बाद उसने फिर कभी उस लड़के को नहीं देखा। वो एकदम सुन्न अतीत की गहराइयों में खोया हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमेशा उनके आसपास ही रहा। आज भी याद है मुझे वो दिन जब वो तुम्हें लेकर वापस दिल्ली आए थे। तब भी मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा था। उस दिन मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चली कि तुम किसके पाप की निशानी हो, किसकी नाजायज़ औलाद हो, किसका गंदा खून हो। उसके लफ्ज़ नील को कांटों की तरह चुभ रहे थे। दृष्टि भी खुद को और नील को संभाले खड़ी थी, लेकिन उससे ज़्यादा वीर की बातें नील को तड़पा रही थी, उसको तोड़ रही थी। बाकी सब तो बस बुत बने वीर की बातें सुनते रह गए। उस दिन मैंने सोचा कि मैं अपने बाप को मना कर ही रहूँगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा राज पता चल चुका था। इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी मुझे अपनाना ही पड़ता। लेकिन इससे पहले ही मैंने तुम्हारे माँ बाप की असली औकात देखी, जब उन्होंने तुम्हें और मेरे बाप को मरवाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। मैं वहाँ से भागकर तुम दोनों को उनकी सच्चाई बताने आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बता पाता, एक ट्रक तुम दोनों को टक्कर मार चुका था। मैंने मेरे बाप को तुम्हारे लिए अपनी जान देते देखा था। देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हें दूर फेंक कर खुद को मौत के गले लगा लिया। मैंने अपने बाप को वहीं सड़क पर तड़पते हुए देखा था। जीते जी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी। उस दिन मुझे तुमसे नफ़रत हो गई, वो नफ़रत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। वीर ने नफ़रत से चीखते हुए कहा। उसकी बातें सुनते हुए नील नीचे फर्श पर गिर चुका था। वीर की बातों से ज़्यादा उसे उसके बाबा की मौत का दर्द हो रहा था। जब एक बार फिर से उसकी आंखों के आगे वो सारे पल किसी फिल्म की तरह मुड़ने लगे थे। जब उसने अपने बाबा को खोया था, उन्हें तड़पते हुए मरते देखा था, दृष्टि उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नफरत अपने अंदर ही समेटे रहा। मेरा दिल तुम्हारे लिए नफरत से भरा हुआ था, फिर भी उस नफरत के साथ घुट घुट कर जीता हुआ मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट रहा था। तुम मेरे सामने ही थे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। मैं बिजनेस में भी तुम्हारा राइवल ही था। तुम वहाँ पर भी मुझसे सारे प्रोजेक्ट छीन लेते थे। तुम्हारी वजह से मुझे आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता रहता था। मन करता था या तो तुम्हें ख़त्म कर दूं या खुद को, क्योंकि हर बार तुम मुझसे आगे ही रहते। एक दो बार कोशिश की कि तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूं, लेकिन तुम हर बार बच निकले। ये तुम्हारी अच्छी किस्मत थी या मेरी बदकिस्मती, मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में दृष्टि आई तो उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। पहले तुमने मेरे बाप को मुझसे छीना, उसके बाद जब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ तो उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। उसने दृष्टि की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रों को खुद पर पाकर दृष्टि असहज हो रही थी। आज से 1 साल पहले मैं किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहा था। पूरा रोड बारिश के पानी की वजह से भरा हुआ था, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ था। उसी सड़क के किनारे पर दृष्टि कुछ बच्चों के साथ पानी में कभी उन बच्चों को संभालती तो कभी खुद को संभालते हुए चल रही थी। शायद वो सब किसी स्कूल के बच्चे थे और कहीं से वापस आ रहे थे। मैंने दृष्टि को देखा तो बस देखता ही रह गया। मैंने उसके स्कूल का पता करवाया और हर रोज़ उसे देखने के लिए उसके स्कूल के बाहर जाता रहता था। मैंने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी खुद को इसको स्कूल के बाहर जाने से रोक नहीं पाता। उसे कुछ पल देखने के बाद मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता था। मेरी ज़िंदगी में नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि अब उसमें प्यार मोहब्बत की कोई जगह ही नहीं बची थी। इसलिए मैंने कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन मेरा उसके लिए प्यार से बढ़कर जुनून बनता जा रहा था। अगर वो एक दिन भी मुझे दिखाई नहीं देती तो मैं तड़पने लग जाता। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं बेचैन होने लगता था। मैं हर वक्त उसके पास रहने की कोशिश करता। मैं जितना उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता,
वो उतना ही मेरे अंदर बसती जा रही थी। मैंने कोशिश की कि उसको अपनी आदत ना बनाऊं, लेकिन तब तक वो मेरी आदत बन चुकी थी। सिर्फ स्कूल के बाहर ही नहीं, बल्कि वो जहाँ भी जाती मैं हमेशा उसके साथ साथ उसके साये की तरह रहता। लेकिन फिर 1-2 बार 3 दिनों में मुझे बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से बाहर जाना पड़ा। मैं ही जानता हूँ वो 3 दिन मैंने दृष्टि के बिना किस तरह गुजारे थे। मैं हर पल उसके लिए तड़पता रहता था। मैंने सोच लिया था कि अब ये लुका छिपी के खेल मैं नहीं खेलूँगा। यहाँ से वापस जाते ही उससे अपने प्यार का इजहार कर दूँगा। अगर दृष्टि मान गई तो ठीक, नहीं तो कुछ भी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आऊँगा, पर उसे अपना बनाकर ही रहूँगा। लेकिन मेरे वापस आने से पहले ही उसकी शादी की खबर मुझ तक पहुँच गई। उस वक्त दिल कर रहा था कि खुद की जान ले लूँ। मुझे जीना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाला और वापस आया, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि मैं दृष्टि को सब कुछ बताकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है, वो भी ज़बरदस्ती से। तुम एक बार फिर मेरे रास्ते में आ गए। मेरे बाप को छीनने के बाद तुमने फिर से मुझसे मेरी जीने की वजह छीन ली। मेरा पहला प्यार, मेरा जुनून छीन लिया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता था। अब तुमसे मेरी नफ़रत की कोई हद नहीं रही। बस मुझे मौका चाहिए था दृष्टि को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने का, उसे अपने साथ लेकर जाने का। तुम्हारी वजह से मेरी दृष्टि को मौत का सामना करना पड़ा। तुम्हारे माँ बाप ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसे इतना कुछ सहना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी दुश्मनी की कीमत दृष्टि को चुकानी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी दृष्टि को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से उसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। मुझे इंतज़ार था बस दृष्टि के ठीक होने का, ताकि उसे अपने साथ ले जा सकूं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। लेकिन शायद मेरी किस्मत ने एक बार फिर से ठुकराना लिखा था। वो व्यंग से हंसते हुए बोला, जब मैंने दृष्टि के मुँह से तुम्हारे लिए मोहब्बत का इजहार सुना, उस दिन मुझे मेरी दुनिया ख़त्म होती लगी। दृष्टि मेरे होते हुए किसी और से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। खून खौल उठा था मेरा उसे तुम्हारी बाहों में देखकर। तुम्हारे लिए मेरी नफ़रत अपनी हदें तोड़ रही थी। बस उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि या तो तुम रहोगे या फिर मैं। मुझे किसी भी तरह दृष्टि को अपने साथ लेकर ही जाना था, जिसके लिए मैंने इन सब का इस्तेमाल किया। ये सब साजिशें रची, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। मुझसे मेरी दृष्टि को छीन लिया। वो नफ़रत भरी आंखों से नील को देखते हुए अपनी आप बीती सुना रहा था। पहले उसके मुँह से अपने बाबा के लिए इतने कड़वे शब्द, और अब उसके द्वारा दृष्टि को अपना कहना नील को कांच जैसा चुभ रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी के अभी इस शख्स का मुंह तोड़ दे। उसकी दृष्टि को कोई कैसे अपना कह सकता है? दृष्टि कोई चीज़ नहीं जो कोई उसे अपने साथ यूं ही ले जाए। वो उसकी जान है, और अपनी जान के लिए वो किसी और के मुँह से ऐसी बातें नहीं सुन पा रहा था। उसका गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में जमी हुई लाली, चेहरे की तनी हुई नसें और कसी हुई मुट्ठियां ही उसका हाल बयान कर रही थी। दृष्टि नील को संभाल रही थी, लेकिन वीर की बातें सुनकर वो खड़ी हुई और उसकी तरफ उंगली करते हुए बोली, चुप। एक भी बार मुझे अपना कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी? जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ छलावा है। एक ज़िद है, एक जुनून है, और जुनूनी प्यार प्यार नहीं होता, सिर्फ एक खोखलापन होता है जो वक्त के साथ अपना वजूद खो देता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो करने की सोचते भी नहीं। प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं होता। किसी के इजहार से ज़्यादा किसी का इनकार भी मायने रखता है। कभी भी किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता, और जहाँ ज़बरदस्ती हो वहाँ प्यार तो बिल्कुल भी नहीं होता। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया है कि प्यार तो दूर, तुम मेरी नफ़रत के भी लायक नहीं हो। जो इंसान पीठ पीछे वार करे वो तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता। प्यार की तो बात ही दूर की है। तुम इंसान की आड़ में सिर्फ और सिर्फ एक गीदड़ हो जो पीठ पीछे वार करना जानता है, और एक शेरनी के साथ सिर्फ शेर अच्छा लगता है, कोई गीदड़ नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में वीर के लिए नफ़रत साफ देखी जा सकती थी। दृष्टि की बातें उसे और ज़्यादा जला रही थी। उसका खून खौल रहा था उसके मुंह से अपने लिए नफ़रत भरी बातें सुनकर, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बातें उसे चोट दे रही थी वो थी नील के लिए उसकी प्यार भरी बातें।
उसे लग रहा था जैसे किसी ने उस पर जलता हुआ लावा डाल दिया हो। गुस्से से उसकी नसें फटने लगी थी। वो दृष्टि की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन इससे पहले कि वो दृष्टि को हाथ लगाता, एक हाथ उनके बीच में आ गया। नील ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से पीछे करता हुआ दृष्टि के आगे आकर खड़ा हो गया। नील और वीर दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। नील गुस्से में बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपना पंजा वीर के चेहरे पर रखा हुआ था और उसे पीछे धक्का देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी की तरफ बढ़ने की? भी कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी तो सामने से आकर वार करते। यूं ना मर्दों की तरह पीठ पीछे वार नहीं करते, यूं छुप कर नफरत का गंदा खेल नहीं खेलते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दृष्टि का नाम अपनी जबान से लेने की, उसके साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? मैं नहीं जानता मेरे बाबा ने तुम्हें क्यों नहीं अपनाया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनसे अच्छा बाप और माँ का फ़र्ज कोई नहीं निभा सकता। अगर उन्होंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखा तो इसका कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उन पर कोई उंगली उठाओ। याद रखना कि मेरी परवरिश केशव मल्होत्रा ने की है। अगर तुमने उनके और मेरी दृष्टि के लिए एक भी शब्द अपनी गंदी जुबान से निकाला तो यहीं ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तुम्हारी नहीं मेरी है दृष्टि और उसे मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। भीड़ ने कहा तो नील से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक जोर से मुक्का उसके चेहरे पर मार दिया। वीर लड़खड़ाता हुआ सीधे जाकर नीचे गिरा। उससे पहले वो उठता, नील जाकर उसके ऊपर झुक गया। उसने एक के बाद एक कई घुसे उसके चेहरे पर और जड़ दिए। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा था। एक बार कहा ना, अपनी जुबान से नाम भी मत लेना मेरी दृष्टि का। अब अगर तुमने एक बार भी उसका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नील ने चीखते हुए कहा। आदि और राजेंद्र जी नील को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, पर नील के सिर पर तो खून सवार हो गया था। कोई उसके ही सामने उसकी दृष्टि को अपना कह रहा था। वो कैसे बर्दाश्त करता? अपनी दृष्टि पर किसी की गंदी नज़रें कैसे बर्दाश्त करता? वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। गुस्से से लाल लाल आंखें आग की तरह भड़क रही थी। हर कोई उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। वीर का पीट पीट कर बुरा हाल हो चुका था। उसके पूरा शरीर चोटों से भर चुका था। नील छोड़िए उसे, आपको मेरी कसम। जैसे ही नील के कानों में ये शब्द पड़े, वीर पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने नज़रें उठाकर देखा तो दृष्टि सामने खड़ी उसे वीर को छोड़ने के लिए कह रही थी। उसने अपने हाथ वीर से हटाए और उठकर खड़ा हो गया। उसे यूं वीर से लड़ते देख दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जानती थी कि नील अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो वीर को जान से ही मार देगा। जहां बात दृष्टि की हो वहां पर नील को कोई भी नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दृष्टि ही है। उनकी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक दूसरे के लिए पागलपन से भरी हुई थी। नील दृष्टि की तरफ बढ़ा और उसे जाकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे मेरे ही माँ बाप ने छोड़ दिया और किसी और ने अपना लिया। उन्होंने मेरी माँ और बाप दोनों बनकर परवरिश की, मुझे पाला पोसा, सब कुछ दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। उनके जाने के बाद टूट गया था मैं, सब कुछ खत्म हो गया था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने खुद को जिंदा रखा। बेशक उनका खून मेरे अंदर नहीं था, लेकिन उनकी परवरिश थी। मैंने उस परवरिश को जिंदा रखा, खूब मेहनत की, हर चीज़ अपनी मेहनत से हासिल की। तो फिर इसमें मेरी क्या गलती? मैं किसी की नाजायज़ औलाद नहीं, मैं सिर्फ नील मल्होत्रा हूँ, तुम्हारा नील हूँ ना मैं खुद। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मैं नहीं चाहता था कि मुझे कभी मोहब्बत हो, लेकिन हो गई और मुझे मेरी मोहब्बत मिल भी गई। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना? वो रोते हुए दृष्टि को अपने सीने से लगाए सारी बातें कह रहा था। वो बिल्कुल बिखर चुका था। उसने आंसू दृष्टि के कंधे को भिगो रहे थे। वो वीर से लड़कर नहीं बल्कि दृष्टि को खो जाने के डर से तड़प रहा था। उसे यूं टूटते देख दृष्टि भी बिखर रही थी, लेकिन इस वक्त उसके नील को संभालना बहुत ज़रूरी था। चुप, बिल्कुल चुप। कोई नफरत नहीं करता आपसे, सब प्यार ही करते हैं आपसे, और मैं तो कभी आपसे नफरत कर ही नहीं सकती।
मुझे तो मोहब्बत के मायने सिखाने वाले ही आप हैं। बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे और हमेशा करती रहूँगी। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी करती रहूँगी। आपके लिए ही तो जी रही हूँ मैं। आप जानते हैं ना, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। आपको यूं टूटते नहीं देख सकती। उसने नील के गले लगे हुए ही कहा। वो नील को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर नील उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमने लगा। लेकिन इससे पहले ही उसके पीठ में असहनीय दर्द उठा। एक खंजर उसकी पीठ को चीरता हुआ पेट की तरफ से निकल गया। उसने अपनी पीठ को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ में बिल्कुल जान नहीं रही। उसे खून से लथपथ होते देख दृष्टि बिल्कुल जड़ हो गई। उसे यूं लगा जैसे पूरी दुनिया ही उसके लिए रुक गई हो। उसने नील के पेट पर अपना हाथ रखा। नील गिरने ही वाला था कि किसी ने उसके सिर पर एक नुकीली चीज से वार किया, जोर से। सिर पर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। खून से कुछ छींटे दृष्टि पर भी गिरे। खून से लथपथ नील दृष्टि के सामने ही जमीन पर गिर गया। उसका बहता खून देख दृष्टि की जोर से चीख निकल गई। वो भी नील के साथ साथ जमीन पर गिर गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर चीखने लगी। सारे घर वाले उनकी तरफ दौड़ कर आए। दूसरी तरफ खड़ा वीर हाथों में एक तेज धार हथियार लिए अभी भी नफरत और घृणा से नील को ही देख रहा था। उसके हाथ भी खून से सने हुए थे। खून से लथपथ नील जमीन पर पड़ा था और दृष्टि उसे गोद में लिए नील नील चीखे जा रही थी। उसका दुल्हन का जोड़ा सिर्फ रंग से ही नहीं बल्कि खून से लाल हो चुका था। बाकी सारे घर वाले भी नील के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। तान्या भी एक जगह जड़ होकर रह गई थी, लेकिन उसके साथ ही खड़े वीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में पकड़े हुए उस नुकीले हथियार पर नील का खून लगा हुआ था, जिससे उसने नील के सिर और पीठ पर वार किया था। मेरी और मेरी दृष्टि के बीच कोई भी नहीं आ सकता। वो अब भी बड़बड़ाए जा रहा था और नील को बेहद नफरत और घृणा से देख रहा था। दृष्टि के आंसू नील के चेहरे को भिगोए जा रहे थे। नील को इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर तड़प रहा था। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और दृष्टि पर टिकी हुई थी। हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। तुम सिर्फ मेरी हो ना, सिर्फ मेरी। नील बेहद मुश्किल से लड़खड़ाती हुई जुबान से बोल पा रहा था। उसकी सांसें थमने लगी थी। कुछ अधूरा नहीं रहेगा, बहुत कुछ मुकम्मल होना बाकी है, दृष्टि ने उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अभी तो हमें एक दूसरे के साथ जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है, दृष्टि रोते हुए उसे बोल रही थी। लेकिन नील की आंखें तब तक बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी ओटी वार्ड में था। अंदर डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे थे और बाहर दृष्टि बेसुध सी फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी सूनी आंखों में अब एक भी आंसू नहीं था। वो बस एकटक फर्श को देखे जा रही थी। आदि और नैना उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना ही वो किसी से बात कर रही थी और ना ही किसी की बात का कोई जवाब दे रही थी। थोड़ी देर में एक डॉक्टर और नर्स ओटी रूम से बाहर आए। रूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर ही दृष्टि भागकर उनके पास गई और कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप कैसी हैं नील? वो ठीक तो है ना? वो मुझे बुला रहे होंगे। आप मुझे भी अपने साथ अंदर लेकर चलिए। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाते। उनको इस वक्त मेरी ज़रूरत होगी। रंजना जी और नैना तो उसकी ये हाल देखकर अपने आंसू ही नहीं संभाल पा रही थी। आदि और राजेंद्र जी भी भागकर डॉक्टर के पास चले गए। देखिए, फ़िलहाल मिस्टर मल्होत्रा की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उनकी शरीर के मल्टीपल बोन डैमेज हो चुकी है। सिर पर वार इतना हैवी हुआ है कि पूरी नसें ब्लॉक हो चुकी है। खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है और उनकी बोन मैरो भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। इस वक्त हमें फ़िलहाल एक डोनर की ज़रूरत है। कोई भी उनका भाई बहन या जिनसे उनका खून का रिश्ता हो। अगर वो उन्हें बोन मैरो डोनेट कर दे तो हम जल्द से जल्द प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। बीतता हुआ एक एक पल इस वक्त उनके लिए बहुत कीमती है। हम अपनी तरफ से डोनर ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इंतज़ार कर सके। इसलिए आप प्लीज़ जल्दी से कोई डोनर अरेंज कीजिए। उनका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, इसलिए उनके लिए डोनर मिल पाना बेहद मुश्किल है। थोड़ी सी भी देर हुई तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, डॉक्टर ने उन लोगों को देखते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर आदि और राजेंद्र जी को काफ़ी धक्का लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द डोनर को ढूंढा जा सके।
दृष्टि भी डॉक्टर की बात सुनकर वहाँ फर्श पर धम से बैठ गई। उसने वादा किया था नील से कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। वो बेशक आंखों से रो नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल रोए जा रहा था। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे कि वो एकदम से खड़ी हुई और तेज कदमों से बिना किसी को कुछ कहे हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। सभी लोग उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन तब तक वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। आदि वहाँ से अपनी गाड़ी में उसके पीछे पीछे गया तो बाकी सब वापस हॉस्पिटल के अंदर आ गए। आदि ने उस टैक्सी का पीछा किया, लेकिन थोड़ी आगे जाकर वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दृष्टि अचानक से कहाँ गई। अगर उसे कुछ हो गया तो वो नील को क्या जवाब देगा। आदि जानता था कि नील को होश आते ही वो सबसे पहले दृष्टि के बारे में ही पूछेगा। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो कई देर तक उसे सड़कों पर ढूंढता रहा, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। थक हार कर वो भी वापस हॉस्पिटल आ गया। सबने उसे अकेले आते देख दृष्टि को पूछा। उसने उन्हें बताया तो सबको दृष्टि की और भी चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन सबके पास आए और बोले, हमें जल्द ही ट्रांसप्लांट शुरू करना होगा। आप एक बार सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए ताकि हम जल्दी से ये सर्जरी शुरू कर सकें। बस हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, जल्द ही हम डोनर का इंतज़ाम कर लेंगे। आदि ने डॉक्टर को देखते हुए कहा। उन्होंने हर जगह फ़ोन कर लिया था, लेकिन ना ही नील को किसी से ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था और ना ही किसी की बोन मैरो उससे मैच हो रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, डोनर का अरेंजमेंट हो चुका है, बस आप जाकर बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। डॉक्टर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा और ओटी के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में नील का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बाहर सब उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। सब लोगों को नील के साथ साथ दृष्टि की भी फिक्र हो रही थी। वो जब हॉस्पिटल से गई थी, ना ही उसका फ़ोन मिला और ना ही वो लौटकर वापस आई। करीबन 6 घंटे बीत चुके थे। नील की सर्जरी अभी भी जारी थी, लेकिन दृष्टि अभी तक वापस नहीं आई थी। ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता चला। उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था। यूं ही 2 घंटे और बीत गए। सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। कोई भी घर जाने को राज़ी नहीं था। सुबह से रात हो गई थी, लेकिन किसी ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। दूसरी तरफ दृष्टि फिर से दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी थी और उसके साथ हवन कुंड के सामने बैठा था वीर। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे और वहीं साइड में माया अग्निहोत्री और रंजीत वर्मा अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उन पर फूल बरसा रहे थे। लेकिन दृष्टि के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। अब तो आंसू भी बगावत पर उतर आए थे। नील की सर्जरी हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होने के बाद डॉक्टर बाहर आए। राजेंद्र जी, आदि और बाकी सब लोग भी डॉक्टर की तरफ भाग कर गए। देखिए, फिलहाल सर्जरी हो चुकी है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल तो हमें उनके होश में आने का इंतज़ार है, डॉक्टर ने उन सबको देखते हुए कहा और वहाँ से अपने केबिन की तरफ चले गए। सबके चेहरे पर जो एक उम्मीद बंधी थी वो फिर से निराशा में बदल गई। सब लोग एक एक कर बाहर लगी चेयर्स पर जाकर बैठ गए। रंजना जी का भी रो रो कर बुरा हाल था। आदि और नैना उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। सुजाता जी भी वहाँ पर थी। आदि उन्हें अपने साथ लेकर सबके लिए चाय और पानी लेने चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। रात से सुबह हो चुकी थी। सब लोग वहीं पर कुर्सियों पर और वेटिंग रूम में लगे बिस्तर पर जाकर थोड़ी थोड़ी देर सो गए थे। नैना घर जाकर रूम चेंज करके आ चुकी थी। आज के दिन के लिए बहुत कुछ सोच रखा था उन्होंने, लेकिन उन दोनों को ही उम्मीद नहीं की ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने बारे में ना सोचकर वो परिवार की हिम्मत बने हुए थे, उन्हें संभाल रहे थे। सब लोग दृष्टि के लिए भी परेशान थे। सुबह होने पर भी जब दृष्टि वापस नहीं आई तो रंजना जी ने आदि को पुलिस कंप्लेन करवाने के लिए कहा। पूरी रात बीत चुकी थी, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला था और ना ही उससे बात हो पाई थी। इसलिए सबको अब और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। सब जानते थे कि नील को जब भी होश आएगा सबसे पहले वो दृष्टि से ही मिलना चाहेगा, और अगर दृष्टि ही यहाँ पर नहीं हुई तो उसे संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आदि ने भी यही सही समझा, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए मुड़ा, सामने से दृष्टि चलती हुई आ रही थी।
लाल रंग की साड़ी, पूरा साज सिंगार। इस वक्त वो नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। सब लोग उसे वापस देखकर खुश हो गए। सबको राहत की सांस मिली, लेकिन उसके साथ ही उसके पीछे पीछे वीर को आते देख सब लोग हैरान हो गए। वीर को तो उसी वक्त नील के बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसे देखते ही आदि उसकी तरफ बढ़ा। आदि ने उसके पास आकर उसको गले से पकड़ लिया और गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो अब तुम यहाँ तक आ गए? पुलिस ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया, या वहाँ से भाग कर आए हो? तुम तो रुको, अभी तुम्हें वापस से हवालात पहुँचाता हूँ। वीर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उससे अपना गिरेबान छुड़वाया और उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मुझे हवालात तो तब पहुँचाओगे जब मेरे खिलाफ कोई केस होगा, कोई गवाह होगा। जब कोई गुनाह ही नहीं है तो सज़ा किस बात की? उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखे जा रहे थे। सब उनकी तरफ ही आ चुके थे। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम दृष्टि से पूछ सकते हो। उसकी बात सुनकर सबकी नज़रें दृष्टि की तरफ उठ गईं। ओह, मैं तो तुम्हें दृष्टि से इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। कहते हुए उसने दृष्टि के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, मीट माई लवली वाइफ दृष्टि वीर सूर्यवंशी। उसकी बात सुनकर सब अपनी जगह से हिल गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने अभी अभी क्या सुना। सब हैरत से उसे ही देख रहे थे, लेकिन दृष्टि किसी को भी नहीं देख रही थी। आदि गुस्से में फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसे गले से पकड़ते हुए चीखा, नाम मत लेना मेरी भाभी का अपनी गंदी जुबान से, नहीं तो यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। गाड़ देना, बेशक गाड़ देना, लेकिन पहले अपनी प्यारी भाभी उप्स अपनी एक्स भाभी से पूछ तो लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। उसने फिर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। आदि ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और वीर के चेहरे पर जैसे ही मारने लगा, दृष्टि की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो सच कह रहे हैं आदि, शादी हुई है हम दोनों की और आपको कोई हक नहीं है उन पर हाथ उठाने का। इसलिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़े। दृष्टि ने बिना किसी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी ज़बान और चेहरे के भाव एकदम सख्त थे। दृष्टि की बात सुनकर आदि लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। उसे एक गहरा झटका लगा। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि इस वक्त सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सब हैरत भरी आंखों से दृष्टि की तरफ ही देख रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? देखो, इस वक्त नील को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर उसने ये सब देखा तो वो सह नहीं पाएगा। अभी तो वो ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, और अगर तुम ही उसका साथ छोड़ दोगी तो वो जीत कर भी हार जाएगा। देखो मेरी तरफ और कह दो कि ये सब झूठ है। रंजना जी ने दृष्टि के चेहरे को थामते हुए कहा। जो सच था हमने कह दिया। जिसे मानना है मानिए, जिसे नहीं मानना उसके ना मानने से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अब प्लीज़ मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि आपके पूछे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया और आगे बढ़ गई। उसके पीछे पीछे वीर भी सबको देखकर हंसता हुआ उसी तरफ चला गया। सब लोग हैरानी से बुत बने खड़े उसे ही देखते रहे। बिना किसी की तरफ देखे दृष्टि जाकर नील के वार्ड की तरफ बैठ गई। अभी वो चेयर पर बैठी ही थी कि रंजना जी तेज कदमों से उसके पास गईं और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे खड़ा कर दिया। अचानक से खड़े होने पर दृष्टि लड़खड़ाते हुए गिरने को हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। उसने रंजना जी की तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगा। दर्द से दृष्टि की आह निकल गई और उस थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे वेटिंग हॉल में घुस गई। दृष्टि ने अपने गाल पर से अपना हाथ हटाया तो उस पर रंजना जी की 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। शर्माती है मुझे खुद पर कि मैंने तुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया। नील ने तुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी, अपनी हर एक सांस तेरे नाम कर दी, और तेरी वजह से ही वो आज ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और तूने बदले में उसे मरते हुए छोड़कर किसी और से शादी कर ली। जिस वक्त उसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तूने उसका हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। अगर वो मौत से जीत भी गया तो तुझे किसी और के साथ देखकर ही जीते जी मर जाएगा। तेरे होठ नहीं कांपे खुद को किसी और की बीवी कहते हुए। तेरा कलेजा नहीं फटा किसी और के नाम की सुहाग निशानियां पहनते हुए। उसके दुश्मन ने उसे पीठ पीछे मारा तो वो शायद बर्दाश्त भी कर जाए, लेकिन तेरी ये बेवफाई वो कभी नहीं सह पाएगा। मर जाएगा मेरा बच्चा, मर जाएगा। मत मार उसे, मत मार। कह दे कि ये सब झूठ है,
कहते हुए रंजना जी बिलखती हुई उसके पैरों में पड़ गई। दृष्टि की भींची हुई मुट्ठियां ही बता रही थी कि इस वक्त वो खुद को कितना मजबूर महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत कर वो वैसे ही खड़ी रही। उन्हें यूं देखकर सबका कलेजा फटने को हो रहा था। वीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। किसी के बहते आंसू उसके लिए उसकी जीत का सबूत थे। आदि और राजेंद्र जी ने आकर रंजना जी को दृष्टि के पैरों से उठाया। उन दोनों को ही इस वक्त दृष्टि पर बेहद गुस्सा आ रहा था। नील हमेशा कहता था कि वो कभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसका मानना था कि दुनिया की हर लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों पर मरती है, किसी के जज्बात उनके लिए मायने नहीं रखते। उसे लगता था कि ये सब एक छलावा होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि उसकी किस्मत में एक दिन सच्ची मोहब्बत ज़रूर आएगी जो उसकी इस सोच को गलत साबित करेगी। लेकिन आज लग रहा है कि उसकी बातें ही सही थी। शायद उसकी किस्मत में सच्ची मोहब्बत लिखी ही नहीं थी। वो एक बेवफा के प्यार में इतना पागल हुआ कि आज अपनी ही ज़िंदगी से जीने की भीख मांग रहा है और सामने खड़े शख्स को उसके जज्बातों की कोई कद्र ही नहीं है। कोई कद्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। कहते हुए आदि की आंखों में नमी उतर आई। उसके चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन दृष्टि अभी भी बुत बने खड़ी रही। उसने ना ही रंजना जी को कोई जवाब दिया और ना ही आदि को। आदि और राजेंद्र जी दृष्टि को नाउम्मीद नज़रों से देखकर रंजना जी को लेकर साइड हो गए। तभी रूम में से डॉक्टर बाहर आए और उन सब की तरफ देखते हुए बोले, आप लोगों में से दृष्टि कौन है? पेशेंट बेहोशी में भी बार बार सिर्फ एक ही नाम दोहराया जा रहा है, दृष्टि। शायद उनका दिल और दिमाग इस वक्त दृष्टि को महसूस कर सकता है। ऐसे में अगर दृष्टि उनके पास जाए तो शायद उन्हें होश आने में थोड़ी मदद मिले। आखिर दृष्टि ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आपके मन में भी ये सवाल होंगे। कल आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं उनकी वजह से ये कहानी पूरी कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि कहानी आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।